सिंध एमडीकेट पेपर कोड ए और 10/9/2023 को ये टेस्ट हुआ है और जो ये पेपर मुझे मिला है इन्होंने ऑलरेडी जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो सेलेक्ट किए हैं। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि वाकई करेक्ट सिलेक्शन है कि रॉन्ग है और इसमें डिस्कशन करेंगे। सो द फर्स्ट वन के विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटल्डिहाइड। अच्छा रिमेंबर अल्कोहल जो है ये दीज आर अल्कोहल्स और इनको जब हम ऑक्सीडाइज़ करते हैं, इनकी जब ऑक्सीडेशन होती है, तो ये एल्डिहाइड्स बना देते हैं। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो एल्डिहाइड फिर जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है। अच्छा, इन्होंने ऑक्सीडेशन की जगह दी है डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन में ये होता है कि जो अल्कोहल है, इससे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला जो ऑक्सीजन है और इधर अल्कोहल से 2 हाइड्रोजन, वो रिमूव होके वाटर बना लेते हैं। तो इस वजह से डिहाइड्रोजनेशन इज़ आल्सो ए करेक्ट ऑप्शन। सो दिस चॉइस इज़ करेक्ट। Next one, which of the following is formed when excess of ethyl alcohol is treated with concentrated sulfuric acid at low temperature? Okay, जब हम ethyl alcohol that is C2H5OH इसका H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कर सकते हैं और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। अगर ये टेम्परेचर हम 140 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो इससे फिर ईथर बनेंगे और अगर ये 170 पे रखेंगे तो फिर इससे हमारे पास अल्कीन्स बनेंगे। तो इन्होंने अब कहा है कि लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर पे ईथर बनेंगे। कौन सा ईथर बनेगा? तो रिमेंबर इथाइल अल्कोहल है तो इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर ही बनेगा। सो चॉइस ए इज़ करेक्ट। Which of the following will give iodoform reaction on treatment with sodium carbonate and iodine? तो रिमेंबर अल्फ़ा मिथाइलेटेड अल्डिहाइड कीटोन्स या अल्कोहल्स वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो अल्फ़ा मिथाइलेटेड मीन्स के ये अल्फ़ा कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा और इस पे मिथाइल ग्रुप हो, तो ये किस्म के एल्डिहाइड हुए या कीटोन हुए या अल्फ़ा मिथाइलेटेड अल्कोहल अगर हैं, तो वो ये रिएक्शन देते हैं। तो एसीटोन अगर हम लिखेंगे तो एसीटोन जो है वो भी अल्फ़ा मिथाइलेटेड हो रहा है। सो एसीटोन इज़ द करेक्ट चॉइस। Which of the following is formed when formaldehyde is treated with oxidizing agent sulfuric acid यानी acidified potassium dichromate? तो रिमेंबर अल्डिहाइड्स की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपॉन ऑक्सीडेशन। अब रिमेंबर फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन वाला अल्डिहाइड है तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। सो दैट इज मीथेनोइक एसिड यानी फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन वाला है दैट इज HCHO और ये बनेगा HCOOH। तो मीथेनोइक एसिड ही बनेगा दैट इज चॉइस मीथेनोइक एसिड। Dry distillation of which of the following can be done to produce acetone? अच्छा, कैल्शियम एसीटेट दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कैल्शियम एसीटेट की अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, दिस इज़ कैल्शियम एंड वी गॉट CH3COO होल 2। इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करने से आपको मिल जाएगा एसीटोन C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सो एसीटोन इज़ द कैल्शियम एसीटेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The elimination between alkyl halides and strong base take place by two mechanisms that is E1 and E2. How many steps are involved in each of one of these? Okay, remember E1 इसमें 2 steps होंगे और E2 इसमें 1 step होगा. So E1 elimination is 2 steps and E2 is 1 step. This is the correct choice. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, सारे आयुपेक नियम दिए हैं तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड इनके अगर हम स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे और हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिले कि जिसमें एक कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड हो तो वो टर्शरी कार्बन कहलाता है और इसके साथ हेलोजन बॉन्डेड हो तो वो कहलाएगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है दैट इज़ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन हैज़ ए 4 कार्बन तो इस तरह से हम इसमें ये 4 कार्बन लिख देते हैं। फिर 2 पे मिथाइल है तो 1 2 2 पे हमने मिथाइल अटैच किया और 2 पे ब्रोमो भी है तो इधर ब्रोमीन भी अटैच हुआ और बाकी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दें। सो वी आर गेटिंग दैट दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अल्काइल ग्रुप एंड सो दिस इज द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Radius of first orbit of hydrogen is 0.53 angstrom. Which orbit has radius of 4.77 angstrom? अच्छा, यहाँ पे देखें रेडियस का फार्मूला जो है रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वेयर बाई जेड इन टू 0.53 या 29 है तो चलो ये लिख देते हैं एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू हमें कौन से रेडियस से मिलेगा। तो रिमेंबर कि आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर यानी इस वैल्यू का आप स्क्वेयर लें। अगर इसका स्क्वेयर लोगे तो वो हो जाएगा सेकंड रेडियस का स्क्वेयर लोगे तो फिर वो हो जाएगा थर्ड रेडियस। तो अगर हम इस वैल्यू का स्क्वेयर लें और फिर उसी वैल्यू का फिर स्क्वेयर लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 4.77 डिग्री सेल्सियस और ये थर्ड रेडियस ही बनेगा। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस।
Which of the following has only one orientation in space in the magnetic field? तो रिमेंबर एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और इसका एक ही ओरिएंटेशन बनता है, दैट इज़ एस ऑर्बिटल। पी 3 ओरिएंटेशन देता है, डी जो है वो दे जाता है 5 ओरिएंटेशन और एफ जो है वो 7 ओरिएंटेशन देता है। सो एस स्फेरिकल है और उसका एक ही ओरिएंटेशन होगा। व्हाट इज़ द मास ऑफ वन प्रोटॉन? अच्छा, एक प्रोटॉन उन्होंने यहाँ पे अगर हम उसकी वैल्यू लिख दें तो वो है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 किलोग्राम। लेकिन इस किस्म की कोई वैल्यू हमें नहीं दी गई। फिर हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स के इक्वल टू 1836 इलेक्ट्रॉन जमा करेंगे तो वो एक प्रोटॉन का मास बनेगा। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट इन सोडियम आयन, एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन? अच्छा, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो यहाँ पे देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तीनों जो हैं वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो एक ही पीरियड में रहते हुए उनके नंबर ऑफ शेल एक जैसे होंगे। अब इसमें सोडियम जो है एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम 12 है और ये 13 है। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बच गए और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। प्लस 3 मीन्स के इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मीन्स के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें सब में बराबर मिलेगा। वो ये होगा कि सब में आपको मिलेगा 1s2, 2s2 एंड 2p6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम आयन का भी मिलेगा, मैग्नीशियम आयन का भी मिलेगा, एल्यूमिनियम आयन का भी मिलेगा। सो इट इज़ करेक्ट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में डिफरेंट होंगे। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हाट इज़ द आयुपेक नेम ऑफ स्टीरिक एसिड? अच्छा, स्टीरिक एसिड जो है कार्बन 18H36O2, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओइक एसिड तो लगेगा, तो ओइक एसिड में तो हर जगह सारे चॉइसेस में मिला है। अब कार्बन 18 तो ऑक्टा डिकेनोइक एसिड, डिकान फॉर 10 कार्बन, ऑक्टा फॉर 8 कार्बन, यानी 18 के लिए ऑक्टा डिकेन। सो ओइक एसिड उसके साथ लगेगा। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड? ओके, एसीटोन जो है अल्डिहाइड कीटोन्स, उनको जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। और एसीटोन जब ऑक्सीडाइज होगा, दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब यहाँ इस ऑक्सीडेशन में यहाँ पे बॉन्ड ने टूटना है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इससे हमें एक इथेनोइक एसिड मिलेगा और दूसरा ज़्यादातर फॉर्मिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। लेकिन इस केस में हमें मिलता है CH3, COOH, 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड और एक मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड इज़ द चॉइस। व्हाट इज़ द आयुपेक नेम ऑफ, ये अल्फ़ा बीटा ही होगा, अल्फ़ा बीटा डाईमिथाइल वेलेरिक एसिड। अच्छा, वेलेरिक एसिड 5 कार्बन वाला होगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे फिर कार्बन डबल बॉन्ड O और जाके OH। अब यहाँ पे ये कार्बन जो है दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन और ये हुआ बीटा कार्बन। इसके साथ एक मिथाइल अटैच है, दैट इज़ CH3 और दूसरा बीटा कार्बन के साथ अटैच है CH3। अब इसका आयुपेक नेम जो बनेगा तो ये फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 5, 2 3 डाईमिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 2 3 डाईमिथाइल पेंटेनोइक एसिड, दिस इज़ द चॉइस। What volume of oxygen at STP required to burn 500 cubic decimeter of ethene? अच्छा, सिर्फ इसमें यह है कि हमने जो स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन है बर्निंग ऑफ ईथीन के वो लिख देना है। तो ईथीन जो है वो C2H4 ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग में ही सब कुछ मौजूद है। यहाँ पे कार्बन 2 हैं तो लेफ्ट पे राइट पे भी कार्बन 2 कर दें। हाइड्रोजन 4 हैं तो इधर 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे। नाउ लुक एट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आखिर में बैलेंस करना होगा। पहले एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन टू 2 आर 4 और 2 6 ऑक्सीजन हुए तो यहाँ पे लिख जाएगा 3। सो रिएक्टेंट साइड पे भी ये हुए। अब इनमें जो वॉल्यूम रेशो है या मोल रेशो है वो ये है कि 1:3। अगर ईथीन 1 डीएम क्यूब है तो ऑक्सीजन 3 डीएम क्यूब लगेगा। अब वो कह रहे हैं कि ईथीन 500 डीएम क्यूब है तो 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 1500 डीएम क्यूब। सो 1500 डीएम क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर इज़ द चॉइस। Valence shell electronic configuration of an element is 4s2 4p1. To which group does the element belong? अच्छा, look at this, जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं तो उनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन की तादाद के मुताबिक उसका ग्रुप नंबर भी होता है। सो वी आर लुकिंग हियर कि 2 इलेक्ट्रॉन S में है और एक इलेक्ट्रॉन P में है, टोटल बन गए हैं 3। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड A ग्रुप। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए फिर ये तरीका अलग है।
calcium atomic number 20 forms ionic bond with Z is equal to 17. What is the chemical formula of calcium chloride? तो Z17 क्लोरीन ही है। ओके, तो आगे वो दे रहे हैं कि अब ये कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बनेगा? वो तो आपको ज़ुबानी भी याद है कि कैल्शियम CaCl2 ही बनेगा, लेकिन इसमें लॉजिक क्या है, कैसे इसको हमने सॉल्व करना है? तो लॉजिक इसमें ये था कि कैल्शियम जो है, वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इस तरह से ये उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। और क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हो जाएगा क्लोराइड, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर चुका है कैल्शियम, तो वो भी एक और क्लोरीन उसको गेन करके क्लोराइड बनेगा। सो वी आर गेटिंग दिस के Ca2 पॉजिटिव और क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन 1 नेगेटिव। अब ये 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर चलेगा, तो हमें लिख जाएगा CaCl2, या एक कैल्शियम के साथ 2 क्लोराइड अटैच हो जाएंगे। सो दिस इज़ द फार्मूला। Carbon dioxide and sulfur dioxide have two compounds. Which of the following best describe these two compounds? ओके, तो हाँ, सबके स्ट्रक्चर के बारे में कहा जा रहा है। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीनियर है, ये हमें विस्पर थ्योरी देता है इसका ये ज्योमेट्री। और सल्फर जो डाइऑक्साइड है तो वो एंगुलर है, ये भी हमें देता है विस्पर थ्योरी। यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लीनियर और सल्फर डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ एंगुलर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो लीनियर और एंगुलर तो हमें मिला। अब उसके बाद नॉन पोलर और पोलर की बात है, तो वो हमें डाइपोल मोमेंट देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट 0 डिबाई होता है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 डिबाई होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल बनेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। तो इस वजह से सल्फर डाइऑक्साइड पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। सो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज पोलर। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। What hybridization is present on carbon atom in ethyne? ओके, इथाइन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन। अच्छा, स्पेशली कार्बन के लिए अगर कार्बन ने सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हों तो फिर ये sp3 हाइब्रिड होता है। अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए तो फिर जाके sp2 हाइब्रिड होता है। और अगर कार्बन दोनों डबल बॉन्ड बनाए या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बना चुका हो, एक सिग्मा बॉन्ड बना चुका हो, यानी सिंगल बॉन्ड, तो फिर ये होगा sp हाइब्रिड इन दोनों केसेस में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बनाया है, इधर भी कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनाया है। सो कार्बन इज sp हाइब्रिड, दिस इज द चॉइस। Which of the following reaction has same value of Kc and Kp? ओके, तो Kc और Kp में जो रिलेशन है वो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और इस तरह से मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट तो फिर होता है Kc विल बी इक्वल टू Kp। अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट तो फिर होता है Kp ग्रेटर देन Kc। और अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेस देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट तो फिर होता है Kp इज़ लेस देन Kc। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई दोनों की सेम वैल्यू यानी Kp इज इक्वल टू Kc। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्ट भी 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट भी 2 मोल्स हैं। सो 2 माइनस 2 या डेल्टा n जो है वो 0 है। इनको अब यूँ भी लिख सकते हो कि डेल्टा n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है डेल्टा n हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पे डेल्टा n जो है वो नेगेटिव वैल्यू रखेगा। तो इस वजह से दिस इज़ द करेक्ट चॉइस कि यहाँ पे डेल्टा n या डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज 0। Which of the following condition required for maximum yield of ammonia through Haber's process? अच्छा, तो ये कंडीशन हमें मिलेगा कहाँ से? इसका जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है N2 + 3H2 एंड प्रोड्यूसेस 2NH3। अच्छा, साथ में देना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे डेल्टा एच जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो अब इस इक्विलिब्रियम पे हम क्या करेंगे? इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो ये काम नहीं करेगा। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नो, कंसंट्रेशन जब बढ़ाएंगे तो एमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा, दिस इज़ नो। डिक्रीजिंग प्रेशर, नो, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट तो हमने प्रेशर इंक्रीज रखना होगा ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाए, तो ये भी नहीं है। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यस, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और जितना टेम्परेचर हम कम रखते जाएंगे फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा और मोर प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। Which of the following is true for reversible reaction at equilibrium? The rate of forward reaction is greater than backward, no, equilibrium पे दोनों का रेट बराबर होना चाहिए। तो इन के सारे रेट के बारे में लिख रहे हैं, तो look at this choice. The rate of backward reaction is equal to forward reaction, so this is the correct choice. When benzene reacts with isopropyl chloride in the presence of AlCl3 is Lewis acid, the product formed is isopropyl benzene. What is this reaction called? अच्छा, look at this, यहाँ पे ये बेंजीन है और इसका रिएक्शन हो रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से, दैट इज CH3CH CH3Cl।
और इससे बन जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन विच इज़ आल्सो नोन एज क्यूमीन। CH आया, CH3 हुआ, CH3 हुआ। तो कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। सो लुक एट दिस, एक अल्काइल ग्रुप ने जाके बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट होना है। सो इट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दैट इज़ चॉइस सी। और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जिसमें एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है। बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू अल्काइलेशन, नाइट्रेशन इन ऑक्सीडेशन, द प्रोडक्ट इज ओके। चले बेंजीन जब अल्काइलेशन है, सो दिस इज़ बेंजीन, इसकी अल्काइलेशन होके बन जाएगा अल्काइलेटेड बेंजीन। ये हुआ अल्काइलेटेड बेंजीन, कोई आर ग्रुप। फिर इसके बाद नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन जब होगी तो रिमेंबर अल्काइल ग्रुप जो है दैट इज़ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो नाइट्रेशन होने से एक हमें मिलेगा आर्थो नाइट्रो अल्काइलेटेड बेंजीन, या आर्थो पोजीशन पे NO2, और दूसरा हमें मिलेगा पैरा नाइट्रो अल्काइल बेंजीन। तो ये अल्काइल ग्रुप और पैरा के ऊपर ये मिलेगा। और फिर जाके थर्ड स्टेप पे ऑक्सीडेशन करनी है। तो रिमेंबर बेंजीन की जब ऑक्सीडेशन होगी तो अल्काइल ग्रुप ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन से हमें मिलेगा COOH ग्रुप, और वहीं आर्थो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, तो आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और इससे बन जाएगा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। लुक एट दिस, दिस इज दैट बेंजीन। अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा और नाइट्रो ग्रुप अपनी जगह पे मौजूद। सो वी आर गेटिंग आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, दैट इज दिस करेक्ट चॉइस। Oxidation of toluene by KMnO4, the product is. So again, look at this. This is benzene with CH3 known as toluene, और इसकी जब KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन हो जाती है तो हमें बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ये जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। What is the IUPAC name of chloroform? Chloroform CHCl3. So it is trichloromethane, that is here. Which of the following produces maleic anhydride on oxidation of? तो एसिटाइलिन, नो एसिटाइलिन जो है वो हमें अल्डिहाइड कीटोन देगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल ऑक्सीडेशन अलग तरीके से, टॉल्वीन हमें बेंजोइक एसिड दे जाता है। और अगर हम बेंजीन की ऑक्सीडेशन करेंगे वेनेडियम ऑक्साइड पेंटा ऑक्साइड दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो इनसे मेलिक एनहाइड्राइड बनता है। तो मेलिक एनहाइड्राइड आपको मिलेगा अगर आप साइक्लो ब्यूटेन हो या बेंजीन हो, इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इनसे ये मेलिक एनहाइड्राइड बनता है विद रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन अदर स्पीशीज। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज एंड KMnO4? चले देखते हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पे KMnO4 को सॉल्व करने के लिए लिख दें कि वी हैव 2 पोटाशियम, मैंगनीज 4 ऑक्सीजन, और सब पे चार्ज 0 है। लुक एट देयर, नो चार्ज। पोटाशियम +1 है तो 2 into +1 become +2, मैंगनीज, और 4 into -2 becomes -8 इज इक्वल टू 0। अब -8 0 के राइट पे चले तो ये हो जाएगा +8, और -2 इधर आएगा, -8 आया और ये आएगा तो -2 हो जाएगा, एंड वी आर गेटिंग +6। तो यहाँ पे अगर +6 ऑप्शन दूसरे पेज पे होगा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन +6 ही है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑल मेटल्स अबव हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के ऊपर जो भी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है सबका नेगेटिव ही है। दिस इज़ करेक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ओपन चेन, क्लोज चेन, फिर जाके होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक एटसेट्रा। सो दिस इज ओपन चेन एंड क्लोज चेन इज द चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन? ओके, पेंटेन के लिए 1 2 3 4 5 एन पेंटेन, 1 2 3 4 और ये 5 आइसोपेंटेन, और 1 2 3 4 5 और नियोपेंटेन। तो इनके आयुपेक नेम में तो एन पेंटेन, दिस इज़ एन पेंटेन, ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज़ 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। Which type of isomerism can propanol and acetone exhibit? प्रोपेनॉल और एसीटोन, अगर हम प्रोपेनॉल बना दें CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ एन एल्डिहाइड, और एसीटोन जो है CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दिस इज़ एसीटोन। सो वी आर गेटिंग 2 functional group isomers, so functional group isomerism is here. ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टोटल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो नेक्स्ट उस पर देखते हैं कि क्या है फर्दर ऑप्शन। लेकिन हम जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारे पास ये बनेगा, ये हुआ वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल वॉल्यूम प्लॉट करते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे प्रेशर, दैट इज़ इंडिपेंडेंट। दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है, मीन्स अगर एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ए कर्व। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ए कर्व एंड देन ए स्ट्रेट लाइन, नो, वो बिल्कुल कर्व ही बन रहा है, इस तरह से आ रहा है, दिस इज़
स्ट्रेट लाइन, देन ए कर्व, नॉन लीनियर, इसको कहते हैं आइसोथर्म एट द सेम टेम्परेचर, कर्व ही कहते हैं, तो दिस इज़ द चॉइस। 1 atm of nitrogen is at 25 degrees Celsius, its pressure has increased to 2 atm at 50 degrees Celsius. What volume change from 1 dm cube to? Okay. फार्मूला इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। हमने वॉल्यूम चेंज तो V2 फाइंड करना है, तो T इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, P2 डिवाइड हो जाएगा, फाइनल हमें मिलेगा कि T2 P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 और उधर से P2 आके डिवाइड हुआ इज इक्वल टू V2। एक तो ये करना था। दूसरा, चूँकि जब हम ये सारे लॉस कंबाइन करते हैं तो उसमें टेम्परेचर आपने केल्विन में लेना होगा। तो जो T1 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको प्लस 293 करेंगे, सॉरी 273 करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 298 केल्विन, ये लगा देना होगा। और जो T2 50 डिग्री सेल्सियस वाला है, इसको भी 273 के साथ प्लस करेंगे, तो 5 ये हो जाएगा 3, 7 और 5 बनता है 12, और यहाँ पे 2 तो 323 केल्विन। अब ये वैल्यूज़ हमने इधर इस्तेमाल करनी होंगी, तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम उसका कितना होगा। सो आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर और फिर जाके यहाँ पे उसके साथ मैच करता हूँ। सो 0.542 क्यूबिक डेसीमीटर इज़ द चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज़ रेफर्ड टू एज द एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो हमारे पास 0 केल्विन है, दिस इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, और ये बराबर होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस के बराबर। सो दिस इज़ द चॉइस। An organic compound has carbon 40%, hydrogen 6.67% and oxygen 53.3%. What is the empirical formula of the compound? अच्छा, इसके लिए स्टेप्स कुछ यूँ हैं कि हम लिखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज इसका 40% और हाइड्रोजन 6.67%, ऑक्सीजन जो है वो 53.3%। परसेंटेज को मोल में कन्वर्ट कर दो, तो इसको हम डिवाइड करेंगे इनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस पे, तो ये डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। तो इससे हमें जो है वो मोल्स मिलेंगी। अच्छा, डिवीजन के अगर मैं सिंपल से करूँ तो 12 3 36, तो 3 पॉइंट समथिंग ये आएगा, ये 6.67 ही आ जाएगा, और ये 16 3 48, तो 3 पे ये भी हो जाएगा। अब इनमें जो एटॉमिक रेशो है, तो इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट है इस पे इनको डिवाइड करें, तो ये था इनमें मोल रेशो। अब एटॉमिक रेशो तो ये 3 पे, 3 इन तीनों में स्मॉलेस्ट है, तो ये भी 3 पे डिवाइड होगा, ये भी 3 पे, तो ये 1 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 राउंड ऑफ करके 2 हो जाएगा, और ये 3 1 ज़ा 3। सो वी आर गेटिंग CH2O दैट इज़ चॉइस। 7.5 gram of carbon disulfide is reacted with 12.8 gram of oxygen। कार्बन डाइसल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिया गया है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कार्बन डाइसल्फाइड ये इक्वेशन लिखते हैं, और यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे बैलेंस उन्होंने नहीं किया, बैलेंस करेंगे तो कार्बन 1 है, सल्फ़र 2, ऑक्सीजन 3.6, और ठीक है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे गिवन जो मासेस हैं इनको मोल्स में कन्वर्ट करें, तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज इक्वल टू 7.6 डिवाइडेड बाय 12 फॉर कार्बन और 64 फॉर ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 12 + 64 पे डिवाइड। ऑक्सीजन के लिए जो है O2 हमें मिलेगा, दैट इज़ 12.8, और डिवाइड हो जाएगा 32 पे, तो इनके डिवीजन से हमें मोल्स मिलेंगे। ये मिल जाएगा 0.1 मोल, और ये 12 से तकरीबन ये भी 0.55। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये मिले। अब आप जो गिवन मोल्स हैं वो स्टाइकोमेट्रिक मोल्स के साथ मैच करें। स्टाइकोमेट्रिक मोल में 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब यहाँ पे ये 0.1 मोल दिया गया है, तो 0.1 मोल ये मैं लिखता हूँ कार्बन डाइसल्फाइड, और ये लिया ऑक्सीजन। 0.1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड दिया गया है, तो इसके लिए अब 0.3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन जो है वो 0.55 दिया गया है, मीन्स कि ऑक्सीजन इज़ एक्सिस और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ द लिमिटिंग, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द चॉइस, कार्बन डाइसल्फाइड इज़ द चॉइस। वाटर राइजेज इन कैपिलरी ट्यूब बिकॉज ऑफ, अच्छा इस प्रोसेस को कहा जाता है कैपिलरी एक्शन, और कैपिलरी एक्शन जो है होता है एडहेसिव फोर्सेस की वजह से। यानी एक होगा लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो अपनी फोर्सेस होती हैं दे आर नोन एज कोहेसिव फोर्सेस, और फिर लिक्विड और जो कंटेनर का सरफेस है उनके दरमियान जो अट्रैक्शन बनेंगी वो कहलाती हैं एडहेसिव फोर्सेस। तो ये जो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में ऊपर जाएगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्सेस। सो एडहेसिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सीड कोहेसिव फोर्सेस, ये स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, तो इस वजह से लिक्विड को अपनी तरफ खींच लेती हैं और लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाता है। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग ऑफ लिक्विड टेक प्लेस। तो रिमेंबर वेरिएशन टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है
दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जो भी एक्सटर्नल प्रेशर होगा उसका डायरेक्टली रिलेटेड है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएँगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ेगा। सो आउटसाइड प्रेशर पे डिपेंड करेगा, दैट इज़ चॉइस। Enzymes show optimum activity between 37 degree Celsius to 50 degree Celsius. It is however works. It however works जो है बिलो 37 डिग्री सेल्सियस काम कर सकता है, लेकिन अबाउ 37 ये नहीं कर सकता। अब बेस्ट चॉइस है कि इट लॉसेस एक्टिविटी परमानेंटली अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस, स्पेशली ह्यूमन बॉडी में। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल गिव्स। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। अब उन्होंने सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल जो 3 कार्बन का होता है, तो 3 कार्बन का कीटोन ही बनेगा, और 3 कार्बन का कीटोन एसीटोन ही होता है, दैट इज़ द चॉइस। Which of the following is an amino acid? So look at this: benzoic acid, no; palmitic acid, aspartic acid जो है ये एक amino acid है, बाकी aniline वगैरह these are not amino acids. What is the order of reaction if unit of K is per second? तो K का यूनिट फाइंड करने के लिए K is equal to rate, इसका यूनिट डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन और पावर। तो यहाँ पे अब अगर हम रेट लिख दें, फॉर एग्जांपल मोलर पर सेकंड, और कंसंट्रेशन जो है वो मोलर ही रहेगा, और पावर जो है वो 1 है, तो मोलर मोलर के साथ कैंसिल होके पर सेकंड ही रहेगा। सो मीन्स कि दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, सो 1 इज़ द आंसर। यहाँ पे 2 लगा दें तो फिर के का वैल्यू सेकंड ऑर्डर के लिए मिलेगा, 3 लगा दें थर्ड ऑर्डर के लिए, 0 लगा दें तो 0 ऑर्डर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आयोनिक रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो आयोनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट, सो दिस इज़ द चॉइस। मेटालिक प्रॉपर्टी इन ए ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट हैज़ अ ट्रेंड। अच्छा, मेटालिक प्रॉपर्टी, अब ये ट्रेंड उन्होंने डाउन द ग्रुप लिखा है कि अबाव अप इन द ग्रुप लिखा है, लेफ़्ट टू राइट लिखा है, क्या लिखा है? तो अगर डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़, फिर तो इंक्रीज़ होना चाहिए, और अगर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे तो फिर डिक्रीज़, फिर डिक्रीज़ होना चाहिए, और अगर हम पी ब्लॉक में एक पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो फिर भी डिक्रीज़ होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि दिस क्वेश्चन इज़ एम्बिगुअस। सुपर ऑक्साइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एम हैज़ फार्मूला। तो सुपर ऑक्साइड पोटाशियम बनाता है तो KO2 उसका फार्मूला है, रुबिडियम बनाता है तो RbO2, सीजियम बनाता है तो CSO2, सो MO2 इज़ द आंसर। विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स मार्केटली डिफर फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप? अच्छा, लिथियम बेरिलियम, ये हुआ लिथियम, ये हुआ बेरिलियम, उसके बाद जो है सोडियम, और उसके सामने मैग्नीशियम, फिर जाके पोटाशियम है, इधर कैल्शियम है, आपको फिर पोटाशियम रुबिडियम मिलेगा, सीजियम मिलेगा, और मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम, और फिर है बैरियम, और आखिर में रेडियम। अच्छा, अब आई डोंट नो कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या पूछ रहे हैं वो, कि इसमें से अब पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सीज़ियम एंड बैरियम, लिथियम एंड बेरिलियम, तो इनमें डिफ़र तो सारे करते हैं। अलबत्ता अगर डायगोनल रिलेशनशिप का है तो वो लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि इसमें ये क्या पूछते हैं, सो दिस इज साइन ऑफ इंटरोगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कोवेलेंट क्रिस्टल? तो कोवेलेंट बॉन्ड सारे एक डायमंड में कार्बन 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 के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सो डायमंड इज़ द चॉइस। द नेचर ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इज़? तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोर फोर्सेस, एंड दे आर कलेक्टिवली नोन इज वैन वाल फोर्सेस। What is the mathematical statement of first law of thermodynamics? तो first law of thermodynamics में heat added to a system is equal to change in internal energy plus W। अब उन्होंने W जब इस साइड पे ले आएंगे तो हो जाएगा डेल्टा E इक्वल्स Q माइनस W। सो दिस इज़ द चॉइस, Q माइनस W। लेकिन इनमें वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय हीट लॉस बाय द सिस्टम, हीट एडेड टू द सिस्टम, तो वो सारी बातें इधर आती हैं। अगर वो सिंपल सिर्फ इसके बारे में पूछ रहे हैं तो फिर ये चॉइस करेक्ट रहेगा। वट इज़ डेल्टा H इक्वल टू Z अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? तो डेल्टा एच इंथैल्पी होता है, और इंथैल्पी जो है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो इंथैल्पी इसके बराबर होता है, दैट इज डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। दिस इज द करेक्ट चॉइस। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? अच्छा, इंटरस्टाइसिस, छोटे छोटे एटमों जो ट्रांजिशन मेटल के एटम लेटिस है, तो उनमें छोटे छोटे सुराख या पोर्स होते हैं, दे आर नोन एज इंटरस्टाइसिस। तो होल्स प्रेजेंट इन क्रिस्टल लेटिस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। तो ये था पेपर जो ऑनलाइन मुझे मिला, कंफर्म नहीं किया है कि भाई हाँ ये वाकई वो पेपर था, लेकिन किसी ने टाइप करके दे दिया है और इसमें उसने ऑप्शन भी टाइप किए हैं। बस मैंने सॉल्व किया है, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।